हेलो बच्चों, आइए और शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है ड्रग हाउस मैनेजमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ड्रग हाउस मैनेजमेंट में हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर अप करना है। आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्बन एरिया, द साइट ऑफ अ ड्रग हाउस, लेआउट ऑफ अ ड्रग हाउस, लीगल एस्पेक्ट ऑफ अ ड्रग हाउस, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन ए रिटेल ड्रग हाउस, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द रिन्यूअल ऑफ रिटेल सेल्स लाइसेंस। हियर रिन्यूअल मीन्स जब आपने एक बार लाइसेंस ले लिया है तो उसके बाद आपको कौन सी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेंगी दोबारा से उसे रिन्यूअल कराने के लिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन ए होलसेल ड्रग हाउस, जैसा कि आपको पता है जो ड्रग्स बेचे जाते हैं, जो दवाइयाँ बेची जाती हैं, जो मेडिसिन बेची जाती हैं, वो रिटेल में भी बेची जा सकती हैं और होलसेल में भी बेची जा सकती हैं और दोनों के लाइसेंस अलग अलग बेसिस पे हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग, क्यों हम परचेज़ करें, क्या ऑब्जेक्टिव है, परचेज़ का प्रोसीजर क्या है, उसके मेथड्स क्या है, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर किस बेसिस पे होगा, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन मीन्स जब आप माल को उधार खरीद रहे हो तो क्या क्या बातें होंगी, टेंडर और इसके टाइप्स, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्टोरेज एंड प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इससे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि भाई ड्रग हाउस मैनेजमेंट का रूरल और अर्बन एरिया से क्या मतलब है। रूरल का जहाँ पे मतलब होता है स्मॉल टाउन, अर्बन का मतलब होता है बिग सिटीज़। मतलब अगर गांव की बात कर रहे हैं हम तो हम कह सकते हैं रूरल एरिया है, और किसी बड़े शहर की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं अर्बन एरिया है। अब यहाँ पे रूरल एरिया के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और अर्बन एरिया के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और दोनों के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हम ये भी पता होना चाहिए। सबसे पहले रूरल की बात करते हैं। रूरल मतलब एरिया जो कि स्मॉल प्लेस में फैला हुआ है। एडवांटेजेस, सबसे पहला लिमिटेड फाइनेंस, मतलब कम पैसा लगेगा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, ईजिली अवेलेबिलिटी इफ स्पेस, ग्रेटर स्कोप फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, मतलब आपका बिजनेस हो सकता है वो तेज़ी से ग्रो अप कर जाए। वेजेस लोअर रहेंगे, मतलब आसानी से आपको काम करने वाले लोग वहाँ पे मिल जाएंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है, स्किल्ड लेबर जल्दी नहीं मिलेंगे आपको, मतलब पढ़े लिखे लोग जल्दी नहीं मिलेंगे। डिफ़िकल्टीज़ इन प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स, अगर आपको किसी मटेरियल की ज़रूरत है, किसी इनपुट की ज़रूरत है तो वहाँ तक पहुँचाने में बहुत दिक्कत होगी। बाइंग कैपेसिटी ऑफ पीपल इज़ लेस, जो खरीदार होंगे जो आपसे मेडिसिन खरीदेंगे उनकी कैपेसिटी कम होगी। कैपेसिटी कम होने का कारण है उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। लग्जरी गुड्स लाइक कॉस्मेटिक्स आर लेस, आप कॉस्मेटिक्स सामान नहीं बेच पाओगे। प्रोप्राइटर हैज़ टू अरेंज लार्ज फाइनेंस, प्रोप्राइटर को पूरा पूरा पैसा लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोर, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है यहाँ पे कि अशिक्षा वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जबकि अर्बन एरिया में हम अगर देखें तो प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल इज ईजी, डैट मीन्स आसानी से आपको मटेरियल मिल जाएगा, स्किल्ड पर्सन मिल जाएंगे, सेल्स आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। बाइंग कैपेसिटी सीधी सी बात है बहुत ज़्यादा होगी, लग्जरी गुड्स बहुत ज़्यादा बिकेंगी, पब्लिसिटी आसानी से हो सकती है, हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज बहुत अच्छी होंगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। डिसएडवांटेजेस भी होगा, आपको महंगे दाम पे लैंड खरीदनी पड़ेगी, म्यूनिसिपल टैक्सेस देने पड़ेंगे, बहुत सारे आपकी पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, विजिट रेट हाई होगा, ओवर क्राउडिंग की समस्या हो सकती है। ये कुछ बातें होती हैं अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में। नेक्स्ट है साइट फॉर सिलेक्शन ऑफ ड्रग हाउस। जब भी हम किसी स्थान का चुनाव करते हैं ड्रग हाउस के लिए तो कौन कौन सी बातें हमें इफ़ेक्ट डालती हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स में दिए हुए हैं, आइए एक एक करके डील कर लेते हैं फटाफट। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है, जब तक फाइनेंस ही आपके पास नहीं होगा तब तक आप बिजनेस ओपन ही नहीं कर सकते, ड्रग हाउस ओपन ही नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंस डैट मीन्स पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से हमारे बॉडी में रक्त की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, बिना ब्लड के हमारा शरीर चल नहीं सकता, उसी तरह हमारे बिज़नेस को फाइनेंस की ज़रूरत होती है। जितना अच्छा फाइनेंस रहेगा बिज़नेस उतनी स्मूथली रन करेगा। बिज़नेस लोकेलिटी नॉर्मली वहाँ होनी चाहिए जहाँ पे आसानी से आपको रिटर्न मिल सके, ना ही आपको बहुत ज़्यादा किराया देना पड़े, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ का भी समस्या ना हो। ऐसी जगह पे आपकी लोकेलिटी होनी चाहिए, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन नंबर ऑफ़ पर्सन क्या हो, ज़्यादा हो, अधिकतर लोग वहाँ पे विज़िट करते हो। अगर आप ऐसी जगह पे अपना बिज़नेस सेटअप कर दिए हो जहाँ पे लोग आते जाते नहीं हैं तो शायद हो सकता है कि आपकी मेडिसिन या आपका ड्रग हाउस उतना ना चले। थिकली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया, सच एरिया आर मोर प्रिफरेबल, मतलब कहाँ पे, जैसे ऐसा एरिया जहाँ पे लोग सवेरे
निकलते हैं या दोपहर में निकलते हैं या शाम को निकलते हैं, दिन भर तो भीड़ नहीं रहती है, लेकिन एक टाइम पे वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ रहती है। तो ऐसे एरिया में आपकी शॉप हो तो बेटर है। डेवलपिंग एरिया, नाउ अ डेज इन बिग सिटी न्यू लोकेलिटीज़ आर कमिंग अप वेरी फास्ट, सो आइडल प्लेसेस देयर, नो प्रॉब्लम ऑफ कंपटीशन भी नहीं होगा। हॉस्पिटल के पास है तो बहुत अच्छी बात है। फ्लो ऑफ ट्रैफिक, अगर आप ऐसी जगह पे सेटअप कर रहे हो जहाँ पे फ्लो ऑफ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो आपको समस्या होगी, बहुत ज़्यादा समस्या होगी। इसलिए कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जैसे जहाँ पे वन वे ट्रैफिक हो, रोड साइकिल हो, वहाँ पे कभी भी ऐसे बिजनेस को ओपन नहीं करना चाहिए। पार्किंग की समस्या आपको ध्यान रखनी है। एज़ फार एज पॉसिबल देयर शुड नॉट एनी कंपटीटर ऑलरेडी एग्जिस्ट नियर द लोकेशन ऑफ ए न्यू ड्रग हाउस। मतलब अगर आप नया ड्रग हाउस खोल रहे हो तो कोशिश करनी चाहिए कि आपके आसपास कोई नया या आपके आसपास कोई पुराना ड्रग हाउस ना हो, क्योंकि आपस में कंपटीशन हो जाएगा। नियर टू होटल, स्कूल, सेमिनार हॉल, दीज लोकेशन आर नॉट प्रिफरेबल। मतलब होटल के पास, स्कूल के पास, सेमिनार हॉल के पास, इन सब के पास अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रग हाउस नहीं, ड्रग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स, सीधी सी बातें बिकेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक बिकती है, ना कि यहाँ पे आपकी मेडिसिन बिकेंगी। इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश ए न्यू ड्रग हाउस इन मेट्रोपोलियन सिटीज़ फॉलोइंग एडिशनल फैक्टर्स आल्सो टू बी कंसिडर्ड। मेट्रोपोलियन सिटीज़ के मतलब है सिटीज़ में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। द साइट शुड वेल कनेक्टेड विद वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आदमी किसी भी तरीके से किसी भी साधन से आ पाए। द साइट हैज़ गुड सराउंडिंग, देयर शुड बी कंजेंशन ऑफ ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक प्रॉब्लम उसे ना हो, आसानी से वो अपने व्हीकल को पार्क कर सके। द एसेंशियल सर्विस लाइक बैंक, पोस्ट ऑफिस, वेयर हाउस मस्ट बी अवेलेबल। द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मस्ट बी फॉलोड। मतलब ऐसा कोई आप काम ना कर रहे हो कि गवर्नमेंट के किसी रूल्स को आप ब्रेक कर रहे हो। एक्विजिशन ऑफ प्रेमाइसेस फॉर ड्रग हाउस, इट डिज़ायरेबल दैट बिफोर द फार्मासिस्ट ऑक्यूपाई अ न्यू स्टोर he or she should observe the following precautions. Note down the date of occupancy, when to pay the installment of the rent, repair the premises of drug store properly, comply with the local rules। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये आपके सामने एक लेआउट है जिसमें आप देख रहे हैं स्टोरेज रूम है, रेसिडेंशियल प्लेस प्लस स्टॉफ, ऑफिस, डोर, रैक्स, है ना, स्पेस फॉर फ्रीज़र, क्योंकि फ्रीजर बिना आपका काम नहीं चल सकता। फिर चेयर, वर्किंग टेबल, काउंटर, फ़ोन, है ना, डिस्पेंसिंग सेक्शन, कस्टमर का वेटिंग एरिया, डिस्प्ले विंडो मतलब जहाँ से आसानी से दिख सके कस्टमर्स को। ऑब्जेक्टिव ऑफ लेआउट क्या है? अगर आपका लेआउट अच्छा होगा तो कस्टमर अधिक से अधिक अट्रैक्ट होगा। टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, टू इंक्रीज सेल्स, सीधी सी बात है, कस्टमर अगर अट्रैक्ट होंगे तो आपकी सेल भी बढ़ेगी। टू रिड्यूस सेलिंग एक्सपेंसेस टू मिनिमम, टू प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टू क्रिएट प्रोफेशनल इमेज एंड इम्प्रूव जनरल इमेज, टू मिनिमाइज मूवमेंट ऑफ कस्टमर विद इन ड्रग स्टोर, टू प्रोवाइड सर्विलांस इन ऑर्डर टू रिड्यूस चांसेस ऑफ पिलफरेज एंड थेफ्ट, मतलब चोरी ना हो सके, मिसलीडिंग ना हो सके, इसलिए भी ये ज़रूरी है। टू हैव स्पेस फॉर रिजर्व स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक आपको रखने पड़ेंगे, इसके लिए भी ज़रूरत है। फिर कोई अगर आदमी थक गया है तो उससे अगर अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई तो रेस्ट करने के लिए आपकी जगह होनी चाहिए। टू हैव प्रॉपर एंट्रेंस ऑफ इनकमिंग गुड्स, जो सामान आ रहा है उसको लाने के लिए प्रॉपर जगह हो। टू हैव बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। लीगल एस्पेक्ट ऑफ ए ड्रग हाउस, अगर आप होलसेल ओपन कर रहे हो तो क्या क्या बातें होंगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन, मस्ट बी रजिस्टर्ड फार्मेसी विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मिस्ट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन टू गेट रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब आपको कम से कम डी फार्मा की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फॉर स्टार्टिंग ए होलसेल ड्रग स्टोर इन मैट्रिकुलेशन विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस इन सेलिंग ऑफ ड्रग्स, या तो आपके पास 4 साल मेडिसिन को बेचने का अनुभव हो, या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी, या फिर आपने डी फार्मा किया हो और आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। अ पर्सन हु हैव सफिशिएंट कैपिटल इज एंड इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट ड्रग हाउस कैन आल्सो डू सो बाई अपॉइंटिंग ए रजिस्टर्ड फार्मिस्ट ऑन होल टाइम बेसिस। अगर उसके पास सफिशिएंट कैपिटल है और ड्रग हाउस ओपन करना चाहता है तो एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ये काम कर सकता है। मिनिमम स्पेस, मिनिमम स्पेस आपके एक्ट में बताई नहीं गई है, लेकिन फॉर न्यू रिटेल ड्रग हाउस डिजायरेबल एरिया जो है 10 स्क्वायर मीटर होता है। मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन ए न्यू होलसेल ड्रग हाउस 10 स्क्वायर मीटर।
However, the minimum desirable area to open a new combined wholesale and retail drug house 15 स्क्वायर मीटर का, मतलब आप होलसेल और रिटेल दोनों भी बिजनेस करना चाह रहे हैं तो मिनिमम एरिया 15 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। स्टोर अरेंजमेंट, देयर शुड बी सफिशिएंट नंबर ऑफ रैक्स टू स्टोर ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल और प्रिपरेशन फॉर स्टोरेज ऑफ एंटीबायोटिक, विटामिन प्रोडक्ट्स, वैक्सीन्स, सेरा, एंजाइम्स, एंजाइमेटिक और जो भी चीज़ें होती हैं आप अलग अलग उसे रख सको। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं, ऐसी दवाएं होती हैं जिनको आपको 0 से 8 डिग्री के टेम्परेचर में रखना पड़ता है, तो इसके लिए रेफ्रिजरेटर भी नेसेसरी है। नेक्स्ट, रिटेल ड्रग हाउस। अगर आप रिटेल में ओपन करना चाह रहे हैं तो आपको कौन कौन सी ज़रूरत है? अ लाइसेंस रिक्वायर्ड टू सेल स्टॉक और एक्टिविटी फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग, फॉरेन डॉक्यूमेंट नीड फॉर ए न्यू लाइसेंस। अगर आप नया लाइसेंस ले रहे हैं रिटेल के लिए तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी? एक तो फ़ी 1500 रुपये पर लाइसेंस की, टोटल 3000 टू बी डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अटेस्टेड कॉपी लगेगी डिप्लोमा इन फार्मेसी की जो आपने PCI से किया हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एफिडेविट फ्रॉम द क्वालिफाइड पर्सन इन केस ही इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ ए ड्रग स्टोर, एफिडेविट ऑन द नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ड्यूली अटेस्टेड बाय द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बाय each partner in case of partnership concern and by the proprietor himself in case of proprietorship concern। एक एफिडेविट लगेगा, पार्टनरशिप में है तो सारे पार्टनर्स का, अगर प्रोप्राइटरशिप में से है तो सिर्फ प्रोप्राइटर का। मैप वही आपका लेआउट लगेगा जिससे प्रोप्राइटर या फिर पार्टनर्स क्या करेंगे, साइन करेंगे। फिर इन केस रेंटेड अगर रेंटेड है तो सीधी सी बात है आपको ये भी देना पड़ेगा ओनर का, आपको एक प्रीमाइसिस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एक कॉपी पार्टनरशिप डीड की लगेगी अगर पार्टनरशिप है, और रेफ्रिजरेटर की परचेज रिसिप्ट लगेगी। PCI is planning to make it mandatory to wear a white coat bearing the name of registered pharmacist who is running the retail pharmacy. The license is valid for period of 5 years। एक बार लाइसेंस बनने के बाद 5 साल तक वैलिड होता है। It is required to renewed before its expiry। आपको एक्सपायरी से पहले से रिन्यू कराना होगा। रिन्यूअल के लिए क्या क्या लगेगा? रिन्यूअल के लिए पहली बात तो 1500 रुपये फीस लगेगी। अगर आपने टाइमली रिन्यूअल नहीं कराया है तो 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से लेट फीस आपको देनी पड़ेगी। इन केस ऑफ फर्स्ट रिन्यूअल एंड लेटेस्ट रिन्यूअल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिन्यूअल, मतलब आप अगर 2019 में रिन्यूअल करा रहे हो तो 2018 का आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। एफिडेविट गिवन ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर बाय ए पार्टनर इफ एनी ड्यूली स्टेटेड बाय द कमिश्नर, आपको फिर से एक बार एफिडेविट देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन ए होलसेल ड्रग हाउस, अगर आप होलसेल में ओपन करना चाह रहे हो, होलसेल बिजनेस ओपन करना चाह रहे हो तो क्या क्या ज़रूरत है? फीस सेम है 1500 रुपये। अटेस्टेड कॉपी में वही सारी चीज़ें लगेंगी, कोई चेंजेस उसके अंदर नहीं होंगे। डिप्लोमा इन फार्मेसी, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एफिडेविट, फिर ब्लूप्रिंट प्लान आपका क्या है ये आपको दिखाना पड़ेगा, और कॉपी और परचेज रिसीट सेम लगेगी। द ओरिजिनल लाइसेंस द रिन्यूअल लाइसेंस ऑन होलसेल बेस वैलिड फॉर 5 ईयर रिक्वायर्ड टू रिन्यूड बिफोर इट्स एक्सपायरी। सेम प्रोसीजर है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर आप होलसेल डॉक्यूमेंट को रिन्यूअल कराना चाह रहे हैं तो भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। द ओरिजिनल लाइसेंस आर ए रिन्यूअल लाइसेंस टू सेल ड्रग इज वैलिड अप टू 31 December ऑफ द ईयर फॉलोइंग द ईयर सच इज ग्रांटेड आर रिन्यूड। सेपरेट लाइसेंस आर रिक्वायर्ड फॉर द रिटेल सेल ऑफ Schedule C and C1 drugs, Schedule X drugs, all drugs other than specified in Schedule C and C1 and X. In order to get a license to sell stock for sale or distribute by retailer specified Schedule C, C1 and application is filed form number 21 and form number 21B for apply of sell of such type of goods। मतलब अगर कोई ऐसा आइटम है जो Schedule C या Schedule C1 में है तो इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 21 और फॉर्म नंबर 21B भरना पड़ेगा। द ड्रग्स विच आर कवर्ड अंडर शेड्यूल X कैन नॉट बी सोल्ड ऑन रिटेल एक्सेप्ट ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल पर्सन। मतलब अगर कोई शेड्यूल 10 में आती है कोई मेडिसिन तो उसको आप तब तक ओपन नहीं करते जब तक उसको प्रिस्क्राइब ना किया गया हो। सिमिलरली टू गेट ए लाइसेंस टू सेल स्टॉक फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूट ड्रग बाई रिटेल अदर देन दोज बाई शेड्यूल C, C1 आपको फॉर्म B और फॉर्म 20B भरना पड़ेगा। अब कह रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ परचेजिंग क्या है। सीधी सी बात है, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए मटेरियल मैनेजमेंट है। सीधी सी बात है, मटेरियल मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अ प्रॉपर परचेज ऑफ मटेरियल एंड मर्केंडाइज एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए परचेज होना बहुत ज़रूरी है।
इन ट्रेडिंग बिजनेस मर्केंडाइज परचेज मस्ट बी प्रॉपर क्वालिटी, प्रॉपर प्राइस, प्रॉपर क्वांटिटी, प्रॉपर टाइम। सीधी सी बात है, अगर आप परचेज कर रहे हो तो योर परचेज शुड बी अ प्रॉपर क्वांटिटी में हो, प्रॉपर प्राइस में हो, प्रॉपर क्वालिटी में हो, प्रॉपर टाइम में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉट ओनली टू प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल एट द लोएस्ट प्राइस बट आल्सो टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि सिर्फ मटेरियल हमें लो प्राइस पे ना मिले, बल्कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो वो भी क्या होना चाहिए, वो भी मिनिमम लागत पे बनना चाहिए। इसीलिए हमें ध्यान रखना है क्या, सोर्स, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, टाइम, प्लेस ऑफ डिलीवरी, मोड, ये सारी बातें होनी चाहिए। राइट सोर्स, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस, राइट टाइम, राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी, राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। परचेस का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले परचेस का रिक्विजिशन होगा, मतलब सबसे पहले हमें आपको ये देखना है कि हम क्या परचेस करना चाह रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर, आप सप्लायर का सिलेक्शन करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर रिसीव करोगे, इनवॉइस बिल से उसे मैच करोगे, उसके बाद पेमेंट दोगे, रिकॉर्डिंग ऑफ बिलिंग बुक्स, जो भी बिल्स आई हैं उसे आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, रिलीजिंग द पेमेंट टू द सप्लायर, और फाइनल पेमेंट आप क्या कर दोगे, रिलीज़ कर दोगे। मेथड ऑफ परचेजिंग बाय इंस्पेक्शन, मतलब इंस्पेक्शन करने का मतलब है आप डायरेक्टली उस सामान को देख करके, बाय सैंपल उसने भेज दिया उसके बेसिस पे, बाय डिस्क्रिप्शन आपने डिस्क्रिप्शन दे दी उसके बेसिस पे, बाय ग्रेड, बहुत सारे सामान ग्रेड के बेसिस पे बटे हुए होते हैं, आप उसके बेसिस पे भी सामान को क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। सिलेक्शन ऑफ सप्लायर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, द लार्ज बिजनेस हाउसेज, द सप्लाई ऑफ ऑल टाइप्स आइटम ऑफ डेली यूज आर रिसीव्ड थ्रू द सप्लायर हु आर इन अप्रूव्ड लिस्ट। प्रिपेयर अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर, क्वेश्चनायर इज सेंड टू वेरियस सप्लायर। क्वेश्चनायर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चनायर में बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं जिसका आंसर सप्लायर्स को देना होता है, उसी के बेसिस पे हम लोग अप्रूव करते हैं कि हमें सामान किससे खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी जनरली टेकन इन द कंसिडरेशन बाय प्रिपेयरिंग अप्रूव लिस्ट। क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है? रेपुटेशन सप्लायर का, फाइनेंशियल कंडीशन सप्लायर की, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ऑफ सप्लायर टू सप्लाई द इन शॉर्ट नोटिस, आफ्टर सेल सर्विस, ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है सप्लायर के केस में। इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट का इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, जब आप कोई सामान क्या कर रहे हो, बेच रहे हो बिना कैश पेमेंट के। ऐसा कब होता है? वेन एवर एनी सेल डीड इज डन बिटवीन बायर एंड सेलर, द टर्म्स ऑफ पेमेंट इज आल्सो फाइनलाइज्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग एट लेटर स्टेज। द सेल ऑफ मर्केंडाइज इज डन ईदर ऑन कैश बेसिस और ऑन क्रेडिट बेसिस। द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग 15 डेज क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय मेनी मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, मतलब 45 दिन की क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है। द फैसिलिटी इज नॉट फॉर ए न्यू होलसेलर, मतलब कोई नया है तो उसे नहीं मिलेगी। अ होलसेलर अस्वेलेगी 21 क्रेडिट फैसिलिटी टू रिटेलर, एक होलसेलर नॉर्मली 21 दिन की क्रेडिट फैसिलिटी देता है। नाउ डेज सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग इन्वॉल्व क्रेडिट, अब अधिकतर जो बिजनेस होता है वो क्रेडिट पे ही होता है। इट इज़ एडवांटेज टू बोथ बायर एंड सेलर, बायर सेलर को दोनों को फ़ायदा है। एक तरफ जहाँ बायर आसानी से सामान खरीदता है और बेच करके पैसा दे देता है, वहीं सेलर की सेल क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसे रिस्क भी होता है। इस रिस्क को कम करने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो सेलर ध्यान रख सकता है। वो क्या क्या बातें होती हैं? कैरेक्टर ऑफ बायर, बायर देखना चाहिए वो ऑनेस्ट है, रिलायबल है कि नहीं है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मतलब उसकी कैपेसिटी कैसी है। एसेट एंड लाइबिलिटी, उससे पता करना चाहिए उसके पास एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, कितनी उसको ड्यूज देने बाकी हैं, ये सारी बातें उसे पता करनी चाहिए। अब बात हलाते हैं टेंडर। टेंडर कई प्रकार के होते हैं, ओपन टेंडर है, लिमिटेड टेंडर है। ओपन है, लिमिटेड है, सिंगल है और ओरल है। मेन हमारे लिए 4 टेंडर है। आपके जो बुक है उसमें भी मेन 4 टेंडर है, ग्लोबल टेंडर हमने अलग से लिया है। मेन आपके 4 ही टेंडर हैं, ओपन, लिमिटेड, सिंगल और ओरल। ओपन टेंडर की बात करते हैं। ओपन टेंडर मतलब टेंडर ओपन टू ऑल, कोई भी आदमी उसे क्या कर सकता है, भर्ती कर सकता है। जैसे कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट आपके पेपर में आई तो पेपर में जो टेंडर निकला वो ओपन टेंडर है। यूज्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ, पहले टेंडर की बात ही कर लेते हैं। टेंडर आर कोटेशन, कोटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानकारी मांगना। अ टेंडर और कोटेशन इज अ रिटन ऑफर टू डू वर्क आर टू प्रोवाइड ए मटेरियल, मतलब किसी काम को करने के लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है, आप करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और ये सबको कहा गया कि हाँ भाई कोई भी कर सकता है, तो इसे हम कहेंगे ओपन टेंडर। वेन यूज्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ परचेज इज हाई, ओपन टेंडर आर वेरी एक्सपेंसिव, दिस टेंडर आर गिवन इन लीडिंग न्यूज़पेपर। लीडिंग न्यूज़पेपर मतलब दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, इन सब में। इट गिव्स वाइड पब्लिसिटी एंड इज ओपन टू एनी वेंडर। द पर्पज इज फॉर फिक्सिंग एंड फाइनलाइज प्राइस ऑफ मटेरियल एंड टर्म्स एंड कंडीशन। लिमिटेड टेंडर, द सिस्टम इज यूज्ड ओनली इन दोज केसेज वेयर द वैल्यू ऑफ टेंडर इज मॉडरेट। मॉडरेट मतलब बहुत बड़ी नहीं है, कम है।
द टेंडर आर इन्वाइटेड ओनली फ्रॉम दोज फर्म विच आर ऑन अप्रूव्ड लिस्ट, मतलब जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर है सिर्फ उन्हीं को ये ओपन दिया जाता है, ठीक है। फिर है सिंगल टेंडर। सिंगल टेंडर नाम ही से पता चल रहा है, सीधी सी बात है, किसी एक को ही दिया जाएगा, उसी को रिपीटली बार बार दिया जाएगा। ओरल टेंडर, इन केस द सप्लायर आर ऑफ माइनर कैरेक्टर, माइनर मतलब अर्जेंटली हमें रिक्वायर्ड है, और पर्सन ऑफ ए कमेटी डिप्यूट परचेज स्पेसिफिक टाइम ऑफ फॉर्मेट आफ्टर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परचेजर charge the quality of product to be supplied from the supplier, the items are purchased from the supplier which quoted the minimum price of the specified item। मतलब ओरल टेंडर कई सारे लोगों को कहा गया भाई आप कौन लोग कम दे सकते हो, कम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, तो जो सबसे कम कहा उसी को दे दिया गया ऑर्डर, हाँ भाई आप दे दो, इसे हम कहते हैं ओरल टेंडर। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज परचेज ऑर्डर और सप्लाई ऑर्डर। परचेज ऑर्डर सप्लाई ऑर्डर मतलब परचेज आप करने रहे हो, परचेज से ऑर्डर दे रहे हो। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर अ म्यूचुअल एग्रीमेंट इज डन बिटवीन द सप्लायर एंड बायर, दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि हम ये सामान क्या करेंगे, खरीदेंगे, और उसके बीच में बना वो सामान क्या करेगा, बेचेगा। क्या क्या बातें होती है कॉन्ट्रैक्ट में? सप्लायर का नाम, ऑर्डर का नाम, तारीख, रेफरेंस नंबर, डिटेल कौन कौन से सामान का ऑर्डर दिया गया है, रेट, अमाउंट, मोड ऑफ डिलीवरी, पैकिंग, फॉरवर्डिंग चार्जेस, पेमेंट कैसे होगी, प्री पेमेंट होगी, आफ्टर पेमेंट होगी, ये सारी बातें ध्यान रखूँगी। स्टोरेज की बात करते हैं। ड्रग हाउस को किसी भी तरीके से अरेंज किया करके रखा जा सकता है। पहली बात तो अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर। अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर मतलब बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो उसे दवाइयाँ बनाती है, तो फर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से रखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब उस दवा का रिएक्शन क्या है, उसके बेसिस पे उसे रखा जा सकता है। तीसरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब उस दवाई के नाम से उसे रखा जा सकता है जिससे आसानी से उसे ढूंढा जा सके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्राइसिंग ऑफ मटेरियल पे। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल में बहुत सारे मेथड होते हैं, डेट इज़ फीफो, लीफो, एवरेज, स्टैंडर्ड, बहुत सारे मेथड होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ फीफो। फीफो डेट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्या कहता है कि जो माल पहले आया है वो माल पहले जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि 1 जनवरी को हमारे पास, या इसी सवाल को ले लेते हैं जो इसमें दिया हुआ है, 1 अप्रैल को 2000 यूनिट परचेज़ किया 50 रुपये से, 5 अप्रैल को 500 यूनिट परचेज़ किया 60 रुपये से, और 10 अप्रैल को 300 यूनिट भेज दिया है, लेकिन रेट नहीं बताया है, तो 300 यूनिट किस रेट से जाएगा? फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट कौन आया है? 1 अप्रैल वाला माल आया है, कितने में आया है? 50 में आया है। तो ये जो 300 यूनिट जाएगी ये 50 के रेट से जाएगी, ना कि 60 के रेट से जाएगी। हमें इस बात को मेनली ध्यान रखना है। जो सामान पहले आया है और अगर सामान बेच रहे हैं हम, तो उसी रेट से सामान जाएगा जो माल हमारे पास पहले आया था। इस बात को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं लीफो। लीफो में हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 अप्रैल को 500 यूनिट आई, 6 अप्रैल को 300 यूनिट आई, 10 अप्रैल को कह रहे हैं 400 यूनिट भेज दो। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल आखिरी में आया है वो पहले जाएगा। आखिरी में पहले जाने का मतलब है जो माल आखिरी में आया है उस रेट से माल जाएगा। तो हम 10 अप्रैल को माल बेच रहे हैं और आखिरी माल मेरे पास 6 अप्रैल को आया है 6 रुपये के हिसाब से। 10 अप्रैल को जो माल जाएगा वो 6 रुपये के हिसाब से जाएगा। मतलब 400 यूनिट जो हमारे पास जाएगी उसमें से जो 300 यूनिट है वो 6 के हिसाब से चली जाएगी, क्योंकि 300 है मेरे पास, और जो 100 यूनिट है वो 5 के हिसाब से चली जाएगी। मतलब मेरे पास जो स्टॉक बचेगा वो बचेगा 400 यूनिट का 4 रुपये के, 400 यूनिट का 5 रुपये के हिसाब से हमारे पास स्टॉक बच जाएगा। डेट में आप देख भी सकते हो 2000 रुपये है। एवरेज स्टॉक मेथड क्या कहता है? एवरेज स्टॉक कहता है कि भाई कब आया कब गया इसको ना देखो, आप सिर्फ ये देख लो कि उसकी कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है। जैसे आप देख रहे हो 1000 यूनिट 3 रुपये के हिसाब से आई, 5000 यूनिट 5 रुपये के हिसाब से आई, ठीक है। तो अब अगर हम कहें कि एवरेज मतलब 5 और 3, 5 और 3 8 रुपये हो गए, तो 8 का एवरेज क्या हुआ? 4 हो गया। तो 4 रुपये के हिसाब से आप माल को भेजो, वो ना 3 के हिसाब से जाएगा ना 5 के हिसाब से जाएगा, ऑन एन एवरेज जाएगा। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड होता है मार्केट प्राइस मेथड। मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से आप क्या करोगे, सामान को अपने निकाल दोगे। इसमें एक्विजिशन कॉस्ट, इनवाइस प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड में क्या होता है, जैसे कोई सामान ऐसा है जिसमें कुछ वेस्ट हो गया, तो जब वेस्ट हो गया है तो रेट चार्ज करते समय आप उस वेस्ट को क्या करोगे, उसमें यूज़ करोगे। एग्जांपल के लिए आपने 100 यूनिट सामान खरीदा 1000 में, 100 यूनिट सामान खरीदा आपने 1000 में, अब 10 यूनिट उसमें नॉर्मल वेस्ट हो गए। नॉर्मल मतलब आपकी गलती से नहीं हुए लेकिन वो हो गए हैं, तो 100 में से 10 चले गए, अब बचा 90। तो अब कहोगे आप कि भैया 1000 जो दाम है वो 90 रुपये का, 90 यूनिट का है, तो इस हिसाब से मैं चार्ज करूँगा। इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल वेस्टेज। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो
100 पैकेट ख़रीदा गया था 60 रुपये के हिसाब से और 10% इसमें नॉर्मल वेस्टेज हुआ है। तो 100 का अगर हम 60 के हिसाब से खरीदे तो 6,000 रुपया हुआ। हिसाब से रेट होना चाहिए 60। अब 60 नहीं रहेगा क्योंकि 100 में 10% तो नुकसान हो गया। अब सिर्फ बचे मेरे पास पैकेट 90। तो अब 6,000 को हम 90 से डिवाइड करोगे तो जो हमारा रेट आएगा 66 रुपये 66 पैसे आई थिंक रेट आएगा। तो ये जो रेट आएगा यही आपका होगा